नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 6 जुलाई 2021 और स्वागत है आपका एटोयल डिस्कशन में। आज दो इश्यूज हमें डिटेल से डिस्कस करने हैं। दोनों हिंदू के हैं, दोनों इंपॉर्टेंट हैं, दोनों इंटरेस्टिंग हैं। सबसे पहले इंडिया अफ्रीका रिलेशंस। वैसे तो देखो ऑलमोस्ट 15 दिन हो गए, हमने इंडिया अफ्रीका रिलेशंस को काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया था, लेकिन आज इस आर्टिकल में टोटली नए पॉइंट्स हैं और अफ्रीका में कैसे चाइना अपना इन्फ्लुएंस इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है और इंडिया क्या कर रहा है, डिटेल से डिस्कस करेंगे दोनों को कंपैरिजन करके। यहाँ पे जो आर्टिकल है वो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस को इस्टेब्लिश करने से संबंधित है। इसे भी प्रोज एंड कॉन्स दोनों को साथ लेके डिस्कस करेंगे। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात कहनी है। देखो ऑलमोस्ट एक महीने पहले हमने ये डिसाइड किया था कि चूँकि अब एग्ज़ाम पोस्टपोन हो चुका है, इस वजह से थोड़ा थोड़ा एथिक्स हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि प्री से पहले आपका जो एथिक्स है वो पूरी तरह से तैयार हो जाए। और इसका फ़ायदा तब होगा प्री के बाद, क्योंकि प्री और मेंस के बीच इस बार टाइम काफ़ी कम है, लेकिन हम वो कर नहीं सके। अब रीजंस कुछ भी हो, मेरी ही गलती है ऑफ कोर्स, लेकिन उस गलती को अब हम थोड़ा सा सुधारते हैं। आप एक काम कीजिए, ये जो वेबसाइट है video.onlyis.in, फिर से बोलता हूँ video.onlyis.in, इस वेबसाइट पे जाके ये जो एथिक्स के 42 लेसन्स हैं ना, इनको आप जल्द से जल्द कवर कर लीजिए। 13 जुलाई से पहले आप इन सारे लेसन्स को कवर कर लीजिए, ठीक है। एक हफ्ते का समय है, जल्द से जल्द आप इन एथिक्स लेसन्स को कवर कर लीजिए। पूरा जो एथिक्स है आपका कवर हो जाएगा। अब चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इंडिया अफ्रीका रिलेशंस से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये सारे एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल के डिस्कशन में। शुरुआत में तो देखो आर्टिकल में चाइना की बात की जाती है। चाइना लगातार कोशिश कर रहा है अफ्रीका में अपना इन्फ्लुएंस इंक्रीज करने की, लेकिन देखो चाइना की जो रणनीति है ना, स्ट्रेटजी है, उसमें काफ़ी सारी कमियां हैं। क्वेश्चन उठता है हमें क्या लेना देना, हमें लेना देना है। एक तरफ देखो चाइना हमारा राइवल है, दूसरी तरफ इंडिया भी कोशिश कर रहा है अफ्रीकन कंट्रीज़ के साथ रिलेशंस इंप्रूव करने की। तो हमें चाइना की स्ट्रेटजी में जो कमियां हैं उनसे सीखना चाहिए, हमें उन गलतियों को रिपीट नहीं करना चाहिए। तो पहले बात करते हैं चाइना की। आज के समय में चाइना देखो अफ्रीका का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। अफ्रीका को सबसे ज़्यादा लोन देने वाला देश है चाइना। आज के समय में अफ्रीकन कंट्रीज़ की इंफ्रास्ट्रक्चर की मार्केट में आपको चाइनीज़ कंपनीज ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलेंगी। इवन अब तो देखो अफ्रीकन कंट्रीज़ में चाइनीज़ कंपनीज एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर में भी एंटर कर रही हैं। देखो परंपरागत रूप से तो ये कहा जाता है कि मेनली 3 रीजन्स की वजह से चाइना अफ्रीका में अपना इंटरेस्ट रखता है। पहला, चाइना अफ्रीका के नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लोइट करना चाहता है। दूसरा फैक्टर, अफ्रीका के रूप में चाइना को एक बड़ी मार्केट मिलती है। तीसरा फैक्टर, वन चाइना पॉलिसी। चाइना चाहता है यूएन के ज़्यादा से ज़्यादा देश चाइना की वन चाइना पॉलिसी का समर्थन करें, इसलिए भी चाइना अफ्रीका के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस इंक्रीज करना चाहता है। लेकिन देखो इन 3 मेन फैक्टर्स के अलावा भी एक नई तरह की रिलेशनशिप अभी फिलहाल अफ्रीकन कंट्रीज़ के बीच और चाइना के बीच देखने को मिल रही है। चाइना ने अफ्रीकन कंट्रीज़ में काफ़ी सारे इंडस्ट्रियल पार्क और स्पेशल इकोनॉमिक जोन इस्टेब्लिश किए हैं। और आपको देखो ये जान के हैरानी होगी, अफ्रीकन कंट्रीज़ में चाइना ने ये जो इंडस्ट्रियल पार्क और इकोनॉमिक जोन बनाए हैं, इनमें बहुत सारी तो चाइनीज़ कंपनीज़ हैं जो पहले जिनकी यूनिट चाइना में थी, अब लेकिन वो रीलोकेट करके अफ्रीका में आ गए हैं। आपके मन में आया होगा क्यों, चाइना को क्या फ़ायदा, अगर कोई कंपनी चाइना छोड़ के अफ्रीका में जाती है तो क्या फ़ायदा चाइना को। देखो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करना आसान है, लेबर सस्ती है, लो कॉस्ट है मैन्युफैक्चरिंग करना। तो वो कंपनीज जो पहले चाइना से मैन्युफैक्चरिंग करती थी, अब वो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, उनकी इनपुट पे कॉस्ट कम आती है, वो और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो गई हैं, यानी और ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकती हैं। इसके अलावा चाइना की जो टेक कंपनीज़ हैं वो अफ्रीका के कंट्रीज़ में काफ़ी इंपॉर्टेंट टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इस्टेब्लिश कर रही हैं। चाइना के वेंचर कैपिटल फंड्स अफ्रीका की फिनटेक फर्म्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। फिनटेक फर्म जैसे देखो पेटीएम जो है वो फिनटेक फर्म का एक एग्जाम्पल है।
इसके बाद आर्टिकल में स्पेशली एग्रीकल्चर सेक्टर की बात की जाती है, कैसे चाइना अफ्रीका के एग्रीकल्चर सेक्टर में अपने आप को इन्वॉल्व कर रहा है। सबसे पहले एग्जाम्पल दिया जाता है जाम्बिया का। जाम्बिया में चाइनीज़ फर्म्स नई नई एग्रीटेक इंट्रोड्यूस कर रही हैं एग्रीकल्चर से संबंधित चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए। जैसे देखो फॉल आर्मीवॉर्म, ये एक प्रकार का इंसेक्ट है, फसलों को नुकसान पहुंचाता है। अब चाइनीज़ फर्म ने ड्रोन टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की इस इंसेक्ट को ख़त्म करने के लिए। चाइना ने 20 एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन सेंटर इस्टेब्लिश किए हैं पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, जहां पे चाइनीज़ एक्सपर्ट जो हैं वो नई नई क्रॉप वेराइटीज़ को इंट्रोड्यूस करते हैं अफ्रीका में और बताते हैं कैसे क्रॉप ईल्ड जो है, फसलों की पैदावार जो है वो इंक्रीज़ की जा सकती है। चाइना द्वारा सेट किए गए ये एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन सेंटर्स जो हैं ये लोकल यूनिवर्सिटीज़ के साथ टाई अप करते हैं, वर्कशॉप कंडक्ट करते हैं, ऑफिशियल्स को ट्रेनिंग देते हैं, फार्मर्स के साथ भी कोलैबोरेट करते हैं। इवन देखो वो चाइनीज़ कंपनीज़ जिनका एग्रीकल्चर में अभी तक कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ऐसी चाइनीज़ कंपनीज़ भी इकोलॉजिकल पार्क इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रही हैं और बहुत सारे चाइनीज़ फार्मर्स जो हैं वो बड़े स्केल पे कॉमर्शियल फार्म्स को प्रोक्योर कर रहे हैं। इसके साथ साथ अफ्रीका के एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स को, अफ्रीका के ऑफिशियल्स को, किसानों को इनवाइट किया जाता है चाइना में ट्रेनिंग प्राप्त करने के लिए, उनकी स्किल बिल्डिंग के लिए। तो इस प्रकार से चाइना अफ्रीका के एग्रीकल्चर सेक्टर में अपने आप को इन्वॉल्व कर रहा है। बट देखो अभी तक तो हमने सिर्फ सारी अच्छी अच्छी बातें डिस्कस की, लेकिन ये जो चाइना अपना इन्फ्लुएंस इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है ना अफ्रीका में, इसको लेके काफ़ी सारे कंसर्न्स भी हैं, काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटीज़ भी पैदा हो गई हैं अफ्रीका में। मतलब बहुत से लोग ऐसे हैं जो चाइना की बढ़ती प्रेजेंस को नेगेटिव वे में ले रहे हैं। एक तो देखो चाइना की प्रेजेंस बढ़ रही है अफ्रीका में, तो बहुत से चाइनीज़ मूल के जो लोग हैं वो अफ्रीका में आके बस रहे हैं। अफ्रीका में चाइनीज़ मूल के लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, इसको लेके कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा कंसर्न्ड हैं। दूसरा, लोपसाइडेड ट्रेड। अफ्रीका और चाइना के बीच जो ट्रेड होता है वो एक तरफा चाइना के पक्ष में है, यानी अफ्रीका ज़्यादा इंपोर्ट करता है चाइना से और एक्सपोर्ट काफ़ी कम करता है। उसके बाद लूमिंग डेट, अफ्रीकन कंट्रीज़ का जो डेट है यानी कर्ज जो है चाइना से उन्होंने जो लिया हुआ है वो बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट, चाइनीज़ फर्म्स का माल आता है अफ्रीका में, तो लोकल फर्म्स के माल से उनका कंपटीशन होता है, लोकल फर्म्स जो है वो कंपटीशन में पिछड़ रही हैं। इसके बाद नेक्स्ट, अब देखो चाइना के लोग यहाँ पे आके बिजनेस करेंगे, उनकी लैंग्वेज अलग, उनका रहन सहन अलग, तो समाज में जब चाइनीज़ मूल के लोग रहेंगे तो कॉम्प्लेक्सिटीज़ तो पैदा होंगी ना। नेक्स्ट पॉइंट, वैसे देखो जैसा हमने डिस्कस किया कि चाइना इनवाइट करता है अफ्रीकन ऑफिशियल्स को वहाँ पे जाके ट्रेनिंग प्राप्त करने के लिए चाइना में, लेकिन चाइना जो ट्रेनिंग देता है ना अफ्रीकन ऑफिशियल्स को वो टोटली अलग होती है। भैया अफ्रीकन कंट्रीज़ के पास रिसोर्सेज नहीं, वहाँ पे सिचुएशन अलग, सर्कमस्टांसेस अलग, जो आप उनको ट्रेनिंग दे रहे हो वो बिल्कुल ही अलग। ये तो वही बात हो गई, सिविल सर्विसेज मेंस की तैयारी के लिए आप लूसेंट जीके की बुक पढ़ा रहे हो। तो ये सारे हमने पॉइंट्स डिस्कस किए जिनके बेस पे कहा जा सकता है अफ्रीका और चाइना के रिलेशंस में थोड़ा स्ट्रेस भी है। अब बात इंडिया की करते हैं। इंडिया की अप्रोच चाइना की अप्रोच से कैसे अलग है? देखो इंडिया फोकस करता है लोकल कैपेसिटी बिल्डिंग पर कि अफ्रीका के जो किसान हैं वो और ज़्यादा पावरफुल हों, उनको नॉलेज हासिल हो ताकि वो बेहतर ढंग से खेती कर सकें, उनके पास स्किल हो, तो उनकी कैपेसिटी बिल्ड करने में इंडिया विश्वास रखता है। इंडिया चाहता है कि अफ्रीका के कॉमन मैन के साथ पार्टनरशिप इस्टेब्लिश हो, ना सिर्फ अफ्रीकन एलिट्स के साथ। ऐसा नहीं कि अफ्रीकन कंट्रीज़ में जो बड़े पदों पर बैठे लोग हैं सिर्फ वो इंडिया की वकालत करें, क्योंकि देखो एलिट्स तो आते जाते रहेंगे, लेकिन कॉमन मैन के मन में इंडिया के प्रति अगर अच्छी भावना पैदा होती है तो वो लंबे समय तक रहेगी। इंडिया की सॉफ्ट पावर डेवलप होगी अफ्रीका में। इंडिया की अप्रोच ये भी है कि अफ्रीका में अफ्रीकन गवर्नमेंट के साथ मिल के काम करना, ना कि चाइना की तरह सारा कुछ अलग से करना, किसी अफ्रीका के देश में जाके खुद ही मशीन लेके आना, अपने वर्कर भी लेके आना चाइना से और बिल्कुल आइसोलेशन में वहाँ पे काम करना। नहीं, इंडिया कोलैबोरेटिव पार्टनरशिप इस्टेब्लिश करता है, अफ्रीकन गवर्नमेंट्स के साथ मिल के काम करता है। चाइना की अप्रोच ये है जो हमने अभी डिटेल से डिस्कस की।
मनी, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और चाइना के एलीट लेवल के लोगों के साथ मिलके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना। चाइना पीपल टू पीपल रिलेशंस पे फोकस नहीं करता है, चाइना फोकस करता है स्ट्रॉन्ग स्टेट टू स्टेट रिलेशंस। सरकारों के साथ संबंध ज़्यादा मजबूत करने की कोशिश करता है चाइना। अब आगे इंडिया की ही बात करेंगे कि इंडिया की अभी फ़िलहाल अफ्रीका के एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या इन्वॉल्वमेंट है। जैसे हमने अभी डिस्कस किया, इंडिया का फोकस ज़्यादा कैपेसिटी बिल्डिंग पर है। जैसे देखो, मलावी में एक इंडिया अफ्रीका इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट को ओपन किया गया है। इंडिया सॉफ्ट लोन प्रोवाइड कर रहा है काफ़ी सारे अफ्रीकन कंट्रीज़ को, एग्रीकल्चर से संबंधित मशीनरी सप्लाई कर रहा है। इंडिया के बहुत से लोग अफ्रीकन कंट्रीज़ में फार्मलैंड एक्वायर कर रहे हैं। काफ़ी सारे इंडियन एंटरप्रेन्योर्स हैं अफ्रीकन एग्रीकल्चर इकोसिस्टम में। जैसे देखो, इंडियन फार्मर्स ने अफ्रीका में 6 लाख हेक्टेयर का लैंड कॉमर्शियल फार्मिंग के लिए परचेज किया है। इसके अलावा सब नेशनल एक्टर्स यानी अलग अलग जो राज्य हैं वो भी अफ्रीकन कंट्रीज़ के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल दिया जाता है केरला का। केरला को रिक्वायरमेंट है कच्चे काजू नट्स की, लेकिन प्रोड्यूस होते हैं काफ़ी कम केरला में, 0.83 लाख टन। और केरला का देखो अलग से एक ब्रांड है कैश्यूज़ का। तो उस ब्रांड को बनाए रखने के लिए केरला ने डिसाइड किया कि हम 8 लाख टन जो रा कैश्यू नट्स हैं वो अफ्रीकन कंट्रीज से इंपोर्ट करेंगे। प्रपोजल वैसे केरला की सरकार ने ये भी दिया है कि हम कैश्यू से संबंधित अलग से मिलके एक ब्रांड बनाएं जिसका नाम हो अफ्रीका कोलाम ब्रांड। तो इस प्रकार से ये सब नेशनल एक्टर्स जो हैं यानी विभिन्न राज्य जो हैं वो भी अफ्रीकन कंट्रीज़ के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। लास्ट में वे फॉरवर्ड में ये कहा जाता है, जैसे देखो केरला सरकार का ये आइडिया है अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स को भी या फिर सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस को भी ऐसी ही अपॉर्चुनिटीज़ तलाशनी चाहिए ताकि अफ्रीकन कंट्रीज़ के साथ कोऑपरेशन इंक्रीज हो सके और इंडिया से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जाए अफ्रीका में। इंडियन इंडस्ट्रीज़ को थोड़ा इंसेंटिव दिया जा सकता है ताकि इंडियन इंडस्ट्रीज़ अफ्रीका की जो एग्री बिजनेस वैल्यू चेन है, पूरी जो चैन होती है, पहले फार्मर्स कमोडिटीज़ प्रोड्यूस करते हैं, मार्केट में जाती हैं, बिकती हैं, उसके बाद उनकी प्रोसेसिंग होती है, कंज्यूमर तक पहुंचते हैं। जैसे वो एक फ्रेज़ यूज़ किया जाता है फार्म टू फोक। तो पूरी वैल्यू चैन का इंडियन इंडस्ट्रीज़ फ़ायदा उठा सकती हैं और इंडिया के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वहाँ पे अपना स्टार्टअप ओपन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे अभी फ़िलहाल ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा है। 2016 से लेकर 2018 के बीच में अफ्रीका के एग्रीटेक सेक्टर में ग्रोथ रेट देखने को मिली 110%। और पिछले साल तो देखो महामारी आई थी, तब भी अफ्रीका के एग्रीटेक सेक्टर में रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट देखने को मिली, क्योंकि सबको लगता है पोटेंशियल अफ्रीका के एग्रीटेक सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा है। नेक्स्ट पॉइंट ये बोला जाता है, अभी देखो हमारा जो संबंध है अफ्रीका के साथ, मतलब अभी हम जिस प्रकार से कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हैं, कोऑपरेशन इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको एसेस करने की आवश्यकता है। और चाइना जो गलतियां कर रहा है, हमें वो गलतियां अफ्रीका में नहीं रिपीट करनी हैं। अगर इंडिया ट्रेनिंग देना चाहता है किसी अफ्रीकन कंट्रीज़ में फार्मर्स को, तो आप लोकलाइज्ड सिलेबस तैयार करवाइए और उस लैंग्वेज में ट्रेनिंग प्रोवाइड कीजिए जो उनके किसानों को समझ में आती हो, और लोकल सर्कमस्टांसिस के हिसाब से इंडिया ट्रेनिंग प्रोवाइड करें। वैसे देखो चाइना के मॉडल पर इंडिया को इसलिए भी नज़र रखने की आवश्यकता है क्योंकि अगर चाइना का मॉडल अफ्रीका में सफल हो जाता है तो फिर सभी लो और मिडिल इनकम कंट्रीज़ को चाइना यही मॉडल बेचने की कोशिश करेगा। इसलिए इंडिया को अफ्रीका में चाइना का जो मॉडल है उस पर नज़र रखने की भी आवश्यकता है। तो ये हमने पूरा इशू डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस, जैसे देखो ऑल इंडिया सिविल सर्विस है जिसमें आईएएस आईपीएस ये सर्विसेज आती हैं, उसी प्रकार से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट जज अपॉइंट करने के लिए ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस। अभी फ़िलहाल हमारे देश में ऐसी कोई सर्विस है नहीं, लेकिन काफ़ी समय से डिबेट चल रही है क्या ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस को इस्टेब्लिश करने की आवश्यकता है या फिर नहीं। ये सारे एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल के डिस्कशन में। देखो ऐसा लगता है यूनियन गवर्नमेंट जो है वो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस
इस्टेब्लिश करने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। 2019 में ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस इस्टेब्लिश करने के लिए एक कंसल्टेटिव प्रोसेस यूनियन गवर्नमेंट ने स्टार्ट की थी। इस कंसल्टेटिव प्रोसेस का रिजल्ट क्या निकला? 4 स्टेट्स और 2 हाई कोर्ट्स ने इस प्रपोजल का समर्थन किया कि हाँ, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस इस्टेब्लिश होनी चाहिए। 8 राज्यों ने इसे सिरे से नकार दिया, 5 ने कुछ चेंजेस सजेस्ट किए और 11 ने अभी तक रिस्पॉन्ड नहीं किया है। वैसे देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ दिनों पहले क्या किया था, आपको याद होगा, एक ऑर्डिनेंस की सहायता से कई सारे ट्रिब्यूनल्स को ख़त्म कर दिया था और ट्रिब्यूनल्स में मेंबर्स की अपॉइंटमेंट कैसे होगी उन रूल्स में भी बदलाव लाया था। उस ऑर्डिनेंस के बारे में हमने डिटेल से डिस्कस भी किया था, आपको पक्का याद होगा। अब इसके बाद आर्टिकल में बात की जाती है, अगर देखो हम संविधान के हिसाब से एनालाइज करें, क्या यूनियन गवर्नमेंट ऐसी कोई सर्विस इस्टेब्लिश कर भी सकती है या फिर नहीं, हम एनालाइज करते हैं। देखो, संविधान का आर्टिकल 233 क्लास 1 ये कहता है, किसी भी स्टेट में डिस्ट्रिक्ट जजेस की अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग, प्रमोशन ये गवर्नर के द्वारा की जा सकती है उस हाई कोर्ट, उस स्टेट के हाई कोर्ट से कंसल्ट करने के बाद। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में किसी डिस्ट्रिक्ट में, नागपुर में मान लीजिए, नागपुर में डिस्ट्रिक्ट जज की अपॉइंटमेंट करनी है, तो महाराष्ट्र के गवर्नर जो हैं वो महाराष्ट्र की हाई कोर्ट यानी बॉम्बे हाई कोर्ट से कंसल्ट करने के बाद नागपुर में डिस्ट्रिक्ट जज की अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। करता कौन है? गवर्नर। कंसल्ट किससे करना पड़ता है? उस स्टेट की हाई कोर्ट के साथ। लेकिन 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि आया 1976 में, उस समय इमरजेंसी लगी हुई थी, इस अमेंडमेंट ने संविधान के आर्टिकल 312 क्लास 1 को अमेंड कर दिया। अमेंडमेंट के बाद पार्लियामेंट को पावर मिल गई कि वो कोई भी एक या फिर एक से अधिक ऑल इंडिया सर्विस जो है इस्टेब्लिश कर सकती हैं, इंक्लूडिंग ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस, जो कि कॉमन हो दोनों के लिए, यूनियन के लिए भी और स्टेट्स के लिए भी। ये अमेंडमेंट कब आई थी? 1976 में। इसके अलावा 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में एक चीज़ और भी हुई थी, 7th शेड्यूल क्या करता है? सेंटर और स्टेट के बीच पावर्स को डिवाइड करता है। पहली लिस्ट किसकी है? 7th शेड्यूल में यूनियन सब्जेक्ट्स आते हैं पहली लिस्ट में, दूसरी लिस्ट में स्टेट जिन पर कानून बना सकता है वो आते हैं दूसरी लिस्ट में, और तीसरी जो लिस्ट है वो है कॉन्करेंट लिस्ट। तो देखो, ये जो सब्जेक्ट है ना, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल कोर्ट्स एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ये सब्जेक्ट पहले आता था सेकंड लिस्ट में, स्टेट के डोमेन में आता था, स्टेट इस पर कानून बना सकता था। लेकिन 42nd अमेंडमेंट में इस सब्जेक्ट को सेकंड लिस्ट से हटा के थर्ड लिस्ट में डाल दिया गया। अब थर्ड लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स आते हैं उन पर तो दोनों के द्वारा कानून बनाए जा सकते हैं, यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन दोनों कानूनों में आपस में टकराव होता है तो कौन सा कानून प्रिवेल होगा? जो पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया है। तो ये दोनों पॉइंट्स जो हमने डिस्कस किए उसके बेस पे तो कहा जा सकता है कि देखो, यूनियन गवर्नमेंट पार्लियामेंट के रास्ते से ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस इस्टेब्लिश कर सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट देखो, आर्टिकल 312 के क्लास 3 में एक बात बोली गई है कि ये ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस बने, उसमें डिस्ट्रिक्ट जज से नीचे की जो पोस्ट है वो नहीं आएगी। तो इसको लेके क्या समाधान होगा वो नहीं पता। सिर्फ डिस्ट्रिक्ट जज और डिस्ट्रिक्ट जज से ऊपर की पोस्ट उसमें आ सकती हैं, ऐसा बोला गया है आर्टिकल 312 में। आर्टिकल 312 क्लास 3। यहां पर देखो, वैसे कुछ एक्सपर्ट्स क्वेश्चन भी रेज कर सकते हैं कि आर्टिकल 233 तो साफ तौर पे ये कहता है कि ये स्टेट का विशेषाधिकार है किसी डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट जज की अपॉइंटमेंट करना, लेकिन आर्टिकल 312 जो है, अमेंडमेंट हुई 1976 में, ये अधिकार स्टेट गवर्नमेंट से छीन लेता है। हालांकि अभी तक इमरजेंसी के बाद से ही यूनियन गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ किया नहीं है, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस इस्टेब्लिश हुई नहीं है, इसलिए विभिन्न स्टेट ने कोई आवाज़ भी नहीं उठाई कि हाँ ये अमेंडमेंट क्यों हो गई। लेकिन अब अगर यूनियन गवर्नमेंट इस प्रकार की ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेगा तो स्टेट्स को तो लगेगा ना कि हमारी पावर हमसे छिन रही है। संविधान में ओरिजिनली पावर हमको दी गई थी, लेकिन 1976 में अमेंडमेंट हो गया, उसके बाद पावर यूनियन गवर्नमेंट के पास चली गई। तो इसको लेके जो विभिन्न स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो आवाज़ उठाएंगे। चलो, ये तो हमने बात कर ली कानून की। अब लॉजिकली बात करते हैं
कौन से पॉइंट्स दिए जाते हैं इस प्रकार की सर्विस के पक्ष में और कौन से पॉइंट्स अगेंस्ट दिए जाते हैं। पहले पॉइंट्स जो अगेंस्ट दिए जाते हैं उनकी बात करते हैं। सबसे पहला तो देखो लैंग्वेज बैरियर। देखो ये जो जज होते हैं, जैसे मान लीजिए हरियाणा का कोई पर्सन सिलेक्ट हो गया ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस में, उसको बोला जाता है काम करने के लिए तमिलनाडु में, वो वहाँ पे तमिल लैंग्वेज नहीं बोल पाएगा, जबकि लोकल कोर्ट्स में लोकल लैंग्वेज में भी बात होती है, और ना सिर्फ बात होती है बल्कि रिटन ऑर्डर भी लोकल लैंग्वेज में पास किए जा सकते हैं। ऐसा प्रावधान कई बार लोकल गवर्नमेंट्स के द्वारा यानी स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा किया जाता है। तो फिर बाहर के जब जज आएंगे तो उनको देखो लोकल लैंग्वेज नहीं आएगी, उनको ट्रेनिंग देने में काफ़ी खर्चा आएगा। हालांकि देखो ये पॉइंट तो ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज यानी IAS IPS के लिए भी दिया जा सकता है, बट IAS IPS जो हैं वो देश की उन्होंने यूनिटी को इंक्रीज करने का काम किया है, बल्कि कोई एक स्टेट का ऑफिसर जबकि दूसरे स्टेट में जाके काम करता है तो वो पॉलिटिकल सिस्टम से अलग होकर काम कर सकता है। जैसे नॉर्मल सा एग्जांपल है, पंजाब का कोई ऑफिसर है, पंजाब का पर्सन है, अगर वो पंजाब में ही काम करेगा तो हो सकता है पंजाब की राजनीति से वो प्रभावित हो जाए, किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से उसका लिंक निकल आए तो उस पर बाइस्ड होने का आरोप लगे क्योंकि वो पंजाब का ही रहने वाला है। लेकिन पंजाब का वो ऑफिसर, पंजाब का वो पर्सन अगर उसे कैडर एलोकेट हुआ है कर्नाटक का, तो वहाँ पे तो देखो उसका लोकल पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं होगा, उसका किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई लिंक नहीं होगा, तो वो ज़्यादा इम्बाइस्ड होके इम्पार्शियल होके काम कर सकता है। तो यही तर्क आप यहाँ पर दीजिए कि एक स्टेट का अगर कोई पर्सन दूसरे स्टेट में जाके जज के तौर पे काम करता है तो बल्कि वो ज़्यादा अच्छे से काम कर पाएगा, लोकल लैंग्वेज सीख लेगा, इससे तो हमारे देश की यूनिटी ही इंक्रीज होगी ना। इसी से अगला पॉइंट भी निकल के आता है, दूसरे स्टेट का कोई पर्सन आएगा जज के तौर पे काम करने के लिए तो उसे लोकल लॉज का नहीं पता होगा, लोकल प्रैक्टिसेस, लोकल कस्टम्स का नहीं पता होगा। इसके बाद पॉइंट्स इन फेवर की बात की जाती है। देखो जब ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस बनेगी तो उसमें रिजर्वेशन की पॉलिसी को ज़्यादा बेहतर ढंग से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। जैसे देखो तमिलनाडु तो रोस्टर बेस्ड रिजर्वेशन प्रोवाइड करता है जुडिशियल सर्विस में 69%, जिसमें 30% महिलाएं होती हैं, बट उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए रिजर्वेशन सिर्फ 20% है। तो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस बनती है तो उसमें रिजर्वेशन पॉलिसी को ज़्यादा अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, देखो एक बात ये बोली जाती है ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस बन गई तो जुडिशियल डिले कम होगा, केसेस जल्दी जल्दी से टैकल होंगे। ये तो खामखा का आर्ग्यूमेंट है। अगर देखो डिले को एड्रेस करना है तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें आपको करनी होंगी, जैसे लोकल बार को अवेयर करना होगा। कई बार तो देखो लोकल बार में जो वकील होते हैं उनकी वजह से केस डिले होते हैं। अभी भी पूरी तरह से डिजिटलाइजेशन नहीं हुआ है हमारे देश में, वकील बार बार केस की हियरिंग को डिले करने की मांग करते हैं। तो ऐसे देखो कई सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से केस जो है वो डिले होते जाते हैं, उनको एड्रेस करने के लिए अलग से स्टेप्स लेने की आवश्यकता है। इसके बाद ये बोला जाता है कि पास्ट में भी काफ़ी सारे मौके ऐसे आए जब जजेस ने इस प्रकार की ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस इस्टेब्लिश करने की वकालत की है। जैसे देखो 1960s में चीफ जस्टिस की एक कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई थी और ये डिसाइड हुआ था कि हाँ इस प्रकार की ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस इस्टेब्लिश की जा सकती है। फर्स्ट नेशनल जुडिशियल पे कमीशन ने कहा था कि अगर देखो इस प्रकार की ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस बनती है तो इससे जुडिशरी का फ़ायदा होगा देश में। इवन 14th लॉ कमीशन ने भी इस प्रकार की ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस को इस्टेब्लिश करने की वकालत की थी। उसके बाद ऑल इंडिया जज केस में सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में और ऑल इंडिया जज एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2002 के केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार की जुडिशियल सर्विस इस्टेब्लिश करने की वकालत की थी। लास्ट में कंक्लूजन में देखो ये कहा जाता है कि फ़ायदा तो डेफिनेटली होगा। जब सेंट्रलाइज सर्विस बनेगी तो फिर विभिन्न राज्यों में जजेस की जो पोस्ट खाली होती हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, वो पोस्ट खाली नहीं रहेंगी, उन पोस्ट को जल्द से जल्द फिल किया जा सकेगा। हालांकि देखो ये सारे जो आर्ग्यूमेंट्स हैं ना ये दो तरफा हैं, मतलब दो तरफा ऐसे हैं कि अभी भी IAS IPS की काफ़ी सारी पोस्ट खाली पड़ी रहती हैं कई सारे राज्यों में। तो जब इनकी पोस्ट खाली पड़ी रहती है तो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस इस्टेब्लिश करने से जजेस की पोस्ट भी हो सकता है खाली पड़ी रहें। कुल मिला के लास्ट में आप ये कह सकते हो कि पहले तो विभिन्न स्टेक होल्डर्स के जो भी कंसर्न्स हैं उन कंसर्न्स को यूनियन गवर्नमेंट एड्रेस करे इस प्रकार की कोई भी ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस इस्टेब्लिश करने से पहले।
यानी विभिन्न स्टेट्स को साथ लेके चलें, उनकी जो सजेशंस हैं उनको ध्यान में रख के चलें। तो ये हमने पूरा इशू डिस्कस किया ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस को इस्टेब्लिश करने से संबंधित। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।